फिर भी उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा खान साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। सीखते हैं, झूठी तारीफ करना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आती हैं। फिर हम डरना सीख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, खौफजदा होकर हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो कुछ बनेगा। और इसी एटीट्यूड को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैरी करते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। ये चीज़ें लाइफ में पीछे छूट जानी चाहिए। जब आप इल्म हासिल करते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब्दील हो जाती हैं। फिर आपको ये वाला एटीट्यूड जो चाइल्डिश है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो न्यूट्रल हूँ या अम्मी अबू दोनों अच्छे हैं, नहीं। आपको फिर उसके बाद क्लैरिटी के, मैं वैसी मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा कि ये वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है, और मैं ये वाली बात को गलत ही कहूँगा और ये वाली बात को ठीक ही कहूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये वाली बात भी ठीक है तो फिर आप मुझे आर्गूमेंट के साथ कायल करें, ऐसे नहीं होगा। यानी मैंने उन लोगों से जो सहूलतकारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कोई करप्शन का केस है? नहीं जी नहीं है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? नहीं जी नहीं है। कोई मुल्क के साथ दुश्मनी की है? नहीं जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई बड़ा केस, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई चीज़ तो लेकर आओ। नहीं है जी। मसला क्या जी, बात नहीं सुनता। तो भाई नहीं सुनता भाई, फिर अब इसका क्या करना है? नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, तो हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं सुनी जा रही बात, तो आप भी बर्दाश्त करेंगे नहीं सुनी जा रही बात। भाई एक आदमी के ऊपर जब कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे एक मुहिम का हिस्सा बन जाऊं? हमारे 95% मीडिया ने वही किया जो छोटे बच्चे करते हैं, वही किया। उसी तरह उन्होंने, ऐसा लगा कि वो डर गए, वो जो उनको कहा गया वो उसी तरह चलना शुरू हो गए। जानवर थोड़ी हैं, टेम एनिमल्स थोड़ी हैं कि आप कहेंगे इधर को मुड़ जाओ तो इधर मुड़ जाएंगे, उधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो चीज़ दिमाग में आती है उसके साथ हम बात करते हैं। एक अजीबो गरीब किस्म के हम लोग माशरतुलूम की ज़िंदगी में जी रहे थे, जहाँ हमें ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की वफादार है। हमें ये लगता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो फैसले करती है, चाहे वो बंद कमरों में करे, चाहे वो बंद कमरों के बाहर बैठ के करे, हमें लगता था फैसले ठीक है। हम उन्हें अप्रिशिएट करते थे उन चीज़ों को। और लेकिन इसके बावजूद एक रेड लाइन उस दौर में भी थी, यानी जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पे जो जो टॉर्चर के वाक़यात हुए या किसी को 1 घंटे के लिए भी उठाया गया, तो हमने उसके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट किया। मेरे आज भी बयानात मौजूद हैं, आप लोग लेकर जाइएगा, बेशक मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन सा सहाफ़ी जिससे मेरा बड़ा शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ या उसको ज़्यादती हुई तो हमने कितनी आवाज़ उठाई। लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा। आज तो ऐसा लगता है हर मुखालिफ आवाज़ जिसको दबाया जाए उस पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, उसे जो है वो इंजॉय किया जाता है। अब इस माहौल के अंदर हमारे पास जो बाकी बचा है ना दोस्तों, वो सिर्फ है बोलने का एक हक, बाकी तो सब कुछ छिन गया। फैसले आप कर नहीं सकते, राइट्स आपके हैं नहीं, इकॉनमी आपकी पूरी तरह तबाह हो गई है, फ्यूचर किसी को यहाँ नज़र नहीं आता, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 8 लाख हमारे अच्छे लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली हमें दबाया जा रहा है और हमारे चांसेस कम किए जा रहे हैं आगे बढ़ने के। अब जब हम सब कुछ खो चुके हैं तो आखिरी चीज़ बची क्या है? बोलने का एक हक। अब वो छीनने की तैयारी हो रही है, हमारी आखिरी चीज़ भी। देखिए, लोग भूखे रह लेते हैं, लोग बाद औक़ात तकालीफ भी सह लेते हैं, ज़्यादा टैक्सेस भी दे लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी बात करने पे आए ना, उनके हुकूक के ऊपर आए, उनकी आज़ादी के ऊपर आए, तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं। अरशद शरीफ भाई के बारे में, वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, मैं भी कभी नहीं होना चाहता। मैं हमेशा आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है गिरफ्तार होने का, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं आज़ाद मुल्क के अंदर आज़ाद रहना चाहता हूँ ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरा मुल्क जो है उसको जकड़ा हुआ हो और मैं यहाँ पे आज़ाद फिर रहा हूँ अपने उसी मुल्क के अंदर। यानी मैं खुला फिर रहा हूँ, जहाँ दिल कर रहा है जा रहा हूँ, गाड़ियों के अंदर बैठ के मौजे कर रहा हूँ,
बड़े बड़े होटलों में जाकर खाने खा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट चल रही है और ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर मेरा मुल्क आज़ाद नहीं है, वो जकड़ा हुआ है, तो वो मेरा सांस बंद होता है, मुझे घुटन होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं होती होगी, मुझे इससे घुटन होती है। मैं ये कहता हूँ मेरा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, मेरे ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मैं सह लूँगा, कोई बात नहीं। दुनिया की नेशंस को देख लें, उनके मुल्कों को जाकर देख लें आप, जब बात उनकी आज़ादी और खुद मुख्तारी भी होती है वो फड्डा डाल देते हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि कोरिया में अमेरिका मुखालिफ जज्बात उनके हैं, उन्होंने अमेरिकन गोश्त मंगवा लिया क्योंकि उनको गोश्त वहाँ बहुत महंगा है, गोश्त शायद वो उतना प्रोड्यूस नहीं करते तो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका से उन्होंने एमओयू साइन किया, उनके प्रेसिडेंट ने, वो उन्होंने वहाँ से गोश्त मंगवा लिया और उन सारे लोगों ने कहा गोश्त नहीं खाना हमने क्योंकि ये अमेरिका का गोश्त है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, उन्होंने नहीं खाएंगे हम। आपको पता उन्होंने कई दिन गोश्त नहीं खाया, उनकी हुकूमत ने माफी मांगी और उन्होंने कहा हमें नहीं पता था कि आपके जज्बात हर्ट हो जाएंगे, और गोश्त को समंदर में फेंका, उसको मछलियों ने खाया। फिर वो गोश्त उन्होंने समंदर में फेंका। उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाएंगे, आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये होती हैं कौमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बोलने के राइट के जरिए से इसके ऊपर बात कर सकता हूं। देखें, मुझे 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे साइफर के बारे में बताया। मुझे वो, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका को जवाब दें, क्योंकि आज तक कोई कर ही नहीं पाया था पाकिस्तान में। मुझे पूरा यकीन था ये कैसे करेगा, कोई नहीं कर सका। इमरान खान भी एक पॉलिटिशियन है, एक पाकिस्तानी है, गोश्त का बना हुआ आदमी है, वो नहीं कर पाएगा। इस यकीन के साथ कि वो नहीं कर पाएगा, मैंने फिर भी उससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा खान साहब इसका जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आपने इसका जवाब ना दिया तो मेरा बहुत बड़ा गिला होगा आपसे, वरना आपको मुझे ये बताना नहीं चाहिए था। अब मुझे क्योंकि ये पता चला कि हमारी बेइज्जती की है अमेरिका ने, तो उनको जवाब जरूर दीजिएगा चाहे आपकी हुकूमत चली जाए। तो उन्होंने कहा मैं जवाब तो दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जवाब जरूर दूंगा। जब मैं वहां से निकला तो मेरे साथ राणा साहब थे, वो उधर खड़े हुए। मैंने गाड़ी में बैठ के राणा साहब को कहा, मैंने कहा राणा साहब अगर ये इमरान खान ने जवाब दिया ना तो इसकी हुकूमत रहेगी नहीं, लेकिन जवाब इसको देना चाहिए। अमेरिकन को भी पता चले कि हम भी इंसान हैं यार, हम भी जीते जागते लोग हैं, हम गुलाम नहीं है। अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं। और मैंने उस वक्त अपने आप से ये ऐसा लगता, मुझे प्रॉमिस मैंने किया उस वक्त कि अगर इसने जवाब दिया और इसके साथ ज्यादती की गई ना तो वो ज्यादती नहीं होने देगा। मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मैं उस ज्यादती के खिलाफ बोलूंगा, ज्यादती नहीं होने दूंगा अगर इसने जवाब दिया। और उसने जवाब दे दिया इमरान खान। अब मेरा ना तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक है, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे, अभी भी हैं। आज बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में इनके एक नए अनाउंसमेंट को लेकर। कल मैंने एक इख्तलाफ किया कि आपको एपीसी में जाना चाहिए था जितने मर्जी बुरे हालात हों, क्योंकि वो एपीसी, वो बज़ाहिर चले उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह तो यही रहे हैं ना कि मुल्क के लिए बुला रहे हैं। उन इख्तलाफात के बावजूद इस मामले के ऊपर जब सारा का सारा पाकिस्तान एक तरफ जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट वहाँ खड़ी थी, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्योंकि अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई अगर ये इस पर डट गया और खड़ा हो गया और इसकी हुकूमत गिरा दी इन्होंने, तो और उसके बाद इसके साथ जो जो ज्यादती होगी या इसकी आवाज़ दबाने की जब कोशिश होगी, मैं वो आवाज़ सुनाऊंगा। मैं बतौर सहाफ़ी यही कर सकता हूँ ना। और फिर मैंने देखा कि 95% मीडिया भी उधर चला गया, वो सारे वही करना शुरू हो गए। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं। लेन देन के मामले में हमेशा मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूँ। मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं हर जगह सरेंडर कर देता हूँ अपने ज़ाती मामले में, लेकिन मेरे मुल्क के मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ सरेंडर। मेरी ये सिर्फ मेरे मुल्क का मामला है, मेरा नहीं है। मेरा अपना मामला होगा, मैं बड़े आराम से सरेंडर कर दूंगा। मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं तो झगड़े वाला बंदा ही नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग गवाह हैं। लेन देन के मामले में हमेशा
मेरे घर वाले मुझे हमेशा से लेन देन के मामले में या कोई भी बात जब हो रही होती है, किसी चीज़ के ऊपर फैसला हो रहा तो मुझे उठा देते हैं। वो कहते हैं ये सारा कुछ छोड़ के उठ जाएगा। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है कि जब भी कभी मैं बैठता हूं तो मैं सारा कुछ हार के उठ जाता हूं। मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो अल्लाह ताला और देता है। लेकिन मामला ये है कि ये मामला मेरा नहीं है। मैं हर जगह सरेंडर कर देता हूं अपने ज़ाती मामले में, लेकिन मेरे मुल्क के मामले में मैं नहीं कर सकता हूं सरेंडर, ना मैं करूंगा। या मैं कैसे कर दूं? अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आप ये साहिवाल का एक गांव ले लें, वहां का आम आप एक छोटा सा किसी किसान का बच्चा ले लें। आप वो पल के बड़ा होता है ना 25-30 साल की उम्र में, अगर कोई एसएचओ या कोई एएसआई उसकी ज़मीन पे कब्जा कर दे रहा, वो कब्जा नहीं छुड़ा सकता। और एक वक्त आता है वो हार मान लेता है कि यार मैं ले ही नहीं सकता, दफा करो, क्या हो गया। यही नॉर्मल आदमी है, यही नॉर्मल आदमी। अगर आप 18 साल 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती करवा दें और ये बंदा 25 से 30 साल की उम्र में जाके बॉर्डर पे खड़ा हो, तो ये अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला कर रहा होता है। क्यों? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। वो अपना सारा कुछ हारने के लिए तैयार था इस वजह से कि यार मेरी जिंदगी बच जाए, अल्लाह ताला मुझे और ज़मीन दे देगा या मैं और कुछ कर लूँगा। लेकिन वही आदमी जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉर्डर पे जाके खड़ा हुआ है, फिर वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो जान भी देने के लिए तैयार है। और यहाँ उसको मिल भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि बात अब उसके मुल्क की है। यार जब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो तो मैं ऐसे क्यों ना सोचूं? कॉपीराइट तो नहीं है मुल्क का तुम्हारे पास कि तुमने इसका भला सोचना है। मैं अपनी जगह पे रह के, मेरे मुल्क की लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। और मुझे जहां लगेगा कि ये बात गलत हो रही है तो मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये मुझे बताएं कि जब आपका कभी मेरे साथ जाती मामला हो तो मेरे पास चल के आए, देखे, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं अपना हक छोड़ता हूँ आपके हक में। मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब मेरे मुल्क का मामला होगा 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा और 1 इंच आगे आने नहीं दूंगा। हम आपके साथ इंशाअल्लाह। ये मेरी गुजारिश है सिर्फ। और मेरी कोई इसमें मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, इधर मेरे से बहुत ज़्यादा पहलवान है लोग, मैं बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ। ये मुझे ट्रीट करते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स की तरह, ज़मीन पे सुला देते हैं, कभी बेल्टों से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इधर मेरे घर के पीछे, ये दीवार के पीछे इन्होंने आदमी मारा लाके। इधर ड्रोन ऊपर आते हैं। मेरे बच्चे पहले हम शुरू में देखते थे, अब तो पीछे पीछे भागते हैं जब ये ड्रोन लेकर आते थे। इधर क्रेन भेज दी मेरा घर गिराने के लिए। ये मैं आम आदमी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें ये मेरे साथ कर रहे हैं। तो क्या मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि मेरी कोई ज़ाती मामला है? मेरा तो कोई इसमें ज़ाती मामला नहीं है। मामला आप सबके मुल्क का है। हम सारों को यहाँ किसने बिठाया हुआ? हमारे मुल्क ने बिठाया हुआ। मेरा तो, मैं आप लोगों को जानता भी नहीं, आप लोग भी मुझे नहीं जानते। तो जो आप लोग मेरे पास मिलने के लिए आ गए या वहाँ सड़क पे आके खड़े हो गए, तो वो इस मुल्क के लिए आए ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुल्क ने हमें जोड़ा हुआ है, इसने, इसका हम पे बड़ा एहसान है। अभी मुझे पता चल गया था 1.5 माह पहले कि मेरे ऊपर FIR है, और मैंने पता करवाया तो वो पता चला कि इन्होंने छुपाई हुई है। फिर हमने सोर्सेज से पता किया तो ये तो कंफर्म हो रहा था कि FIR, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने इनको लेटर लिखे 2 मरतबा कि जी वो दें FIR कहाँ है, इन्होंने नहीं दी। फिर हमने हाई कोर्ट से रुजू किया, हाई कोर्ट ने पूछा, इन्होंने उनको भी नहीं दी। ये तो अभी मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊंगा अदालत के खिलाफ, इनके खिलाफ, FIA के खिलाफ अदालत में इनके DG को भी बुलवाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जनाब आप जवाब दें, बताएं आप मुझे, आपने क्यों झूठ बोला अदालत के अंदर। अदालत पूछे इनसे, इनके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल करेंगे इंशाल्लाह, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। सर आपको क्या लगता है, ये हुकूमत खुद डर रही है या डरा रही है? इन्होंने ये जो इसी एक बुनियाद के ऊपर ये फंस गए कल अदालत के अंदर, और जो अदलिया है वो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, द लास्ट ऑप्शन इज जुडिशरी। मैं अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ या अपनी अदलिया के बलबूते पे कि ये मेरे जजेस मेरे बोलने के हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, किसी को गाली नहीं देता मैं। आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? आपने कभी ये सुना हो कि किसी की निजी ज़िंदगी का कोई स्कैंडल बाहर आया, मैंने उस पर कोई वीलॉग कर दिया हो? मुझे एक फ़ोन आया थोड़े दिन पहले, उस शख्स ने कहा सर मेरे पास 2014 से कुछ वीडियोज़ हैं और मैंने वो रखी हुई हैं और मैं अपने आप को बड़े ख़तरे में समझता था। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अब पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मैं वीडियोज़ आपको दे देता हूँ। उन लोगों ने आप पे बड़ा जुल्म किया जिनकी वो वीडियोज़ हैं।
मैंने कहा वो कैसी वीडियोज़ हैं, कोई लूट मार कर रहे हैं उसमें, कोई साजिश कर रहे हैं, कोई इस तरह का। उसने कहा नहीं ये नहीं है, वो उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म का वो कंटेंट है, वो वीडियोज़ हैं, तो वो आप ले लें। तो मैंने उस आदमी से ये कहा, और मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइक से सामने बैठा हूँ, ये मेरी रोज़ी रोटी है, मैं यही काम करता हूँ। मैंने उससे कहा भाई आप इसको डिलीट कर दें, आपने इसको 8 साल तक संभाल के रखा अपने पास, आप इसको डिलीट कर दें। वो कहता जी मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके साथ इन्होंने बड़ी ज्यादती की है और बार बार की है, तो आप इसको अब ये बम फोड़े आप। मैंने कहा भाई इसको डिलीट कर दे, तू इनके ऊपर पर्दा डाल दे, अल्लाह तेरे पे पर्दा डाल दे। तो इस बात को लोग, मैंने आज तक किसी की निजी जिंदगी पे स्कैंडल्स आए, इन सारों के आए, बहुत सारे लोगों में नाम भी नहीं लेना चाहता, मैंने कभी बात ही नहीं की। इमरान भाई बताइएगा हल क्या है इन सब का, जो भी मामला चल रहे हैं, सहाफ़ी हर दौर में पकड़ा जाता है, कोई प्रॉपर इसका हल तो होगा। देखिए सहाफ़ी पकड़े जाते हैं, और सहाफ़ी जब भी पकड़ा जाता है वो बोलने में पकड़ा जाता है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि सहाफ़ियों को पकड़ने में हुकूमतों से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है। इसका क्या मतलब है, आप मुल्क में बोलना छोड़ो? नहीं बोलना तो नहीं छोड़ सकते ना, वो जोर से बोलना शुरू करो ताकि ज़्यादा सुनाई दे। आज़ादी सहाफ़त पर कब तक ये होता रहेगा साहब, ये तो पूरी दुनिया के अंदर होता है, और कवानीन भी बनाए जाते हैं ड्रैकोनियन टाइप के, और तशद्दुद भी किया जाता है। फिर जो कुछ मुल्क जिन्होंने सीख लिया वो आगे निकल गए। आप गौर करें, जिन मुल्कों में सहाफ़ियों की हालत बेहतर है वो मुल्क भी बेहतर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सही। और जहाँ पे सहाफ़ियों की हालत बुरी है वो मुल्क भी ऐसे ही हैं, सर, आपके आप सामने है। जब पकड़े गए हैं तो राय साकिब साहब ने बड़ा साथ दिया है आपके पीछे, एयरपोर्ट तक गए, सबसे पहले वही थे जो उधर पहुंचे। मुझे एयरपोर्ट पे पता चल गया था कि अब ये मुझे एक और बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, मैंने किसी को बताया नहीं अभी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। मैं गया तो एक दोस्त ने कहा सर मैं होता ना उस दिन जिस दिन आपको यहाँ पकड़ लिया था, मैं आपको निकाल देता। साथ ही उसके पासपोर्ट में वहाँ आ गया कि मैं, फिर मेरा नाम है, मैंने कहा निकाल आप। आपने मुझे कॉल नहीं किया। अच्छा वो ना उधर उसमें ना वो मैंने ट्वीट कर दिया था, और फिर ट्विटर पे मैंने लोगों को, क्योंकि फास्टेस्ट वे है आजकल, उस पर मैंने बता दिया था। मैंने कहा मेरी गिरफ्तारी का पता तो चल जाए कि ये पकड़ना चाह रहे हैं। जब उन्होंने रोका तो मैंने उनसे पूछा, पहले भी मैंने यही पूछा था, मैंने कहा जी मुझे आप बताएं कि मैं क्या जा सकता हूँ या मुझे अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाएं। मैंने कहा नहीं, आप पहले पूछ लें जो पुलिस है उनसे कि क्या वो मुझे इस केस में गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उस वक्त वो ननकाना साहब का मुकदमा था जिसमें मुझे रोका था। तो ननकाना पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें नींद आ रही थी, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, इनको घर भेज दें। मैं घर चला गया। इस दफ़ा जब उन्होंने फिर रोका तो मैंने कहा जी आप पूछ लें किसका है, उनके FIA का। मैंने कहा उनसे पूछ लें कि मैं घर जाऊँ या मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर मैं इधर ही बैठा हूँ। मैं